रिसोर्स यूपीपीएससी चैनल पर। और हम लोग अभी आर ओ के पेपर देख रहे हैं, टेस्ट पेपर। तो ये आपका टेस्ट पेपर जो है, तो इसको हम, ये जीएस का है और प्लस इसके बाद में देखिए, ये हम लोगों ने भी देख लिया ना ये किसका है, तो ये ध्येय का है और ये आपका जीएस का है। तो देखो आर ओ क्योंकि हमारा शेड्यूल्ड है, अभी उसके बारे में इस तरीके की कोई बात नहीं आ रही है, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने इसके पहले जो ध्येय आईएएस का अपलोड किया है, तो उसके दोनों पार्ट हमने अपलोड कर दिए। जहाँ करंट आपके यूज़ का नहीं है, मान लो करंट पिछला है, जनवरी का है, 2023 का है, तो करंट यूज़ का नहीं, तो वहाँ से फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये जीएस देख लेते हैं, क्योंकि जीएस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और जीएस काफ़ी फैक्चुअल आती है, पीसीएस के तरीके नहीं आती है। और पीसीएस में तो देखो अभी तलवार लटकी हुई है, कोई आयोग के तरीके से कंफर्मेशन नहीं आई है, हालांकि आ जाएगी, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत कम बचा है और एग्ज़ाम के बारे में अभी थोड़ी सी सस्पेंस लोग बनाए रखे हैं और क्रिएट भी है, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही आ जाता है तो क्लियर भी हो जाएगा, पर पेपर तो अभी शेड्यूल हो पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, उन सारी बातों को नहीं करते, हम अपना जीएस स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। ये आपका पीसीएस और आर ओ का पीवाईक्यू आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। ठीक है, एक या दो बार मैंने तो खुद देखा है, बाकी आप ने अगर पीवाईक्यू को आप देख रहे हैं तो आप खुद ही देखते होंगे। अगर बात करें यहाँ पर, तो देखो कह रहे हैं, फिलहाल पहले ये देखिए कि इसका जो है किसने ये राजधानी बनाई है। तो ये इसका जो राजधानी है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और तथा इसे अपनी राजधानी बनाया, तो बनाया तो फिलहाल उदयन ने है। कुछ चीज़ें और भी देख लेते कि उदयन किस राजवंश का था। तो उदयन जो है ये आपका हर्यक वंश का शासक था और वह बिंबिसार एवं अजातशत्रु के बाद मगध का शासक बना था। ठीक है, किसके बाद, तो बिंबिसार एवं अजातशत्रु के बाद में। कह रहे हैं यहाँ पर कि धर्म ग्रंथों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उसने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी और जिसे ही ये पाटलिपुत्र बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, उदयन कह रहे हैं, कौन हो जाएगा, तो यहाँ का जो आंसर हुआ आपका क्या हुआ, उदयन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आदमगढ़ और बागौर, कहाँ, आदमगढ़ और बागौर नामक पूरे स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट कह रहे हैं कि ये दोनों पूरा पाषाणकालीन स्थल है। सेकंड, ये दोनों क्रमशः मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में स्थित हैं। थर्ड कह रहे हैं कि यहाँ से प्रचुर मात्रा में, देखो ये थर्ड ऑप्शन है, कह रहे हैं यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हमें बताना है फिलहाल, तो हम यहाँ तीसरा क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं और हमें बताना है कि ये तीन ऑप्शन हमने देख लिए, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हमें बताना है कि क्योंकि इसमें देखो सत्य पूछा है कि कौन से ऑप्शन सत्य हैं, यानी कितने ऑप्शन सत्य हैं। ठीक है, तो हमें बताना कि कितने ऑप्शन सत्य हैं। अगर बात करें कि ये कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागौर नामक जो मध्य पाषाणिक काल पूरा स्थल के हैं, वो आपके यहाँ पर स्थित हैं। तो फिलहाल कितने ऑप्शन सत्य हो जाएंगे, तो आपका बी ऑप्शन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य है। ये दोनों क्रमशः मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में स्थित है। ये दोनों पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं क्या, ऐसा मतलब पूछ रहे हैं, तो क्या सही है। तो देखिए आपका सेकंड ऑप्शन क्यों सत्य है, और ये जो कह रहे हैं कि यहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण बने थर्ड नंबर पे, तो ये क्यों आपका सत्य है, ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं होने का कारण ये है कि जो कह रहे हैं कि नौ पाषाणिक पूर्व स्थल से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण, जो हड्डी के उपकरण मिले हैं वो आपके पूरा पाषाणिक नहीं बल्कि नौ पाषाणिक काल से मिले। कहाँ से मिले, नौ पाषाणिक काल। ये जगह कौन है, तो ये चिरांद बिहार है। ठीक है, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत है और आपका फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, केवल सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सही सुमेलित नहीं है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कि ये आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय, मालदीव द्वीप समूह की विजय आदित्य प्रथम, चीन में दूत मंडल भेजा राजराज प्रथम, एंड गंगैकोंड चोल की उपाधि राजेंद्र प्रथम। तो इनमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है, इसीलिए आपका बता रहे हैं कि जो सत्य नहीं है वो हमें बताना है। तो चोल साम्राज्य की स्थापना जो विजयालय ने की 850 से 887 ईस्वी में, तो ये तो आपका फिलहाल सही है। बी ऑप्शन जो कह रहे हैं कि मालदीव द्वीप समूह,
तो मालदीव द्वीप समूह जो यहाँ पर कह रहे हैं आदित्य प्रथम नहीं होंगे वहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो राज प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका द्वीप समूह मालदीव द्वीप समूह की विजय, तो ये यहाँ पे जो आदित्य प्रथम है ये आपका गलत है, कौन हो जाएंगे, राजराज। तो बी ऑप्शन इसका जो हो जाएगा आंसर, ये आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। कौन सा, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका कथन और कारण का दिया। देखो इसके आंसर की पीडीएफ प्लस क्वेश्चन हम दोनों भेज देंगे, तो आप वहाँ से मिलान कर लेना। आंसर इसमें टिक कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ने से फिर वो डिलीट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। बात करें तो ये कथन कारण का क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था और शासक बनने से पहले वह लाहौर का सूबेदार था। हमें बताना कि इनमें से कितने ऑप्शन आपके यहाँ पर फिलहाल सत्य हैं। तो जो ये कथन और कारण का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है वो ऑप्शन दिए रहते हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो सी ऑप्शन आपका सही है कि ए तो सही है परंतु आर गलत है। आर क्यों गलत है, कह रहे शासक बनने से पहले वह लाहौर का सूबेदार था, तो ऐसा था क्या। बात करें अगर तो कुतुबुद्दीन भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, कुतुबुद्दीन को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, और इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद की वंशानुगत बनाए रखी। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये कह रहे हैं यहाँ पर जो इनका कथन है, तो वह शासक बनने से पहले वह लाहौर का सूबेदार नहीं था बल्कि कहाँ का, तो वो बदायूं में था समथिंग। ठीक है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। बाकी आपके ऑप्शन यहाँ पर, ब्रिटिश सरकार ने अकाल कोष की स्थापना की या स्थापित करने का प्रयास किया। स्ट्रेची आयोग, कैंपबेल आयोग, स्मिथ आयोग या लॉयर आयोग, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना। तो स्ट्रेची आयोग जो है वो आपका 1880 की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने अकाल कोष स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, और इसके बाद यह आयोग लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में गठित हुआ था। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। तो कौन सा आयोग हो जाएगा, तो स्ट्रेची आयोग 1880। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर ये सही सुमेलित नहीं है कह रहे हैं, तो संगम साहित्य इधर दिए हैं और उसी के सामने बिल्कुल रचनाकार दिए हैं। आपको बताना है कुरल की रचना किसने की, तोलकप्पियम की रचना किसने की, शिल्पाधिकारम की रचना और मणिमेखले की रचना किसने की है। ठीक है, तो ये आपके रचनाकार हैं और ये यहाँ पर जो संगम साहित्य है, और इसमें कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुँच गए हैं। संगम साहित्य में तोलाकप्पियम के रचनाकार तोलाकपियर थे। कौन थे, तोलाकपियर थे। तो सभी तो सही सुमेलित थे, लेकिन जो बी है तोलाकप्पियम, इसके रचनाकार तोलाकपियर थे, जो कि यहाँ पे नकीर दिया है, ये आपका यहाँ पर गलत सुमेलित है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो बी ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1928 में पेश किए गए पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य था। ऑप्शन है भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाने से। सेकंड है कारखानों में काम करने वाले मजदूर श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से पब्लिक सेफ्टी बिल की बात हो रही है। सी है मजदूरों, किसानों तथा अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव की समाप्ति से, या डी है प्रांतीय विधानसभा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने से। तो किससे ये संबंधित है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं कि सी सही है, यानी मजदूरों, किसानों तथा अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे जो साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करने से था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 में पहुँच गए हैं। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भारत में सर्वप्रथम, और ये स्थान है, लोहा इस्पात सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और कागज़। अगर यहाँ पर आप देखें तो इसमें कह रहे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सूती वस्त्र जो आपका दिया गया है पोर्ट ग्लास्टर या ग्लोस्टर, ऊनी वस्त्र कानपुर, कागज़ बम्बई और लोहा इस्पात कुल्टी। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आप चारों ऑप्शन को पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद में हम बात करते हैं। कागज़ उद्योग को सर्वप्रथम जो स्थापना की गई थी 1832 ईस्वी में, वो श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे जो कागज़ उद्योग है ये आपका बम्बई में नहीं बल्कि श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही सुमेलित, मतलब डी सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं 30 नंबर पे क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं। ये कह रहे हैं सूची का ही क्वेश्चन फिर दिया गया, ये विधि और कानून है। सूची फर्स्ट में, सूची सेकंड में गवर्नर जनरल है। नवजात कन्या हत्या कानून, ये किसके शासनकाल में बना था, जॉन सेवर या जॉन शो। नेटिव मैरिज एक्ट, नॉर्थ ब्रुक। दास प्रथा निषेध, एलन बरो।
एंड शारदा एक्ट इरविन। हमें बताना है कि कौन किससे सही सुमेलित होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके फिलहाल ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं। अब सारे के सारे सही सुमेलित तो सारे ऑप्शन आपको सही सुमेलित कहाँ दिख रहे हैं? तो बी ऑप्शन में। देखिए ये जो दिख रहे हैं ये आपको बी ऑप्शन में है, ये A1, B2, C3 और D4। ठीक है, तो ये सभी के सभी सही सुमेलित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल हम नेक्स्ट हमारा दिया है, ये देखिए जो नेक्स्ट है, तो हम पहुंच गए 40 नंबर क्वेश्चन में। कितने में पहुंच गए? 40 नंबर में। तो ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में, ठीक है, कहाँ? तो निम्नलिखित समाचार पत्रों में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया? भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, पायनियर या सहचर? तो किसने इसका समर्थन किया? तो अगर बात करें यहाँ पर हम, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, पायनियर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है। कह रहे गुप्त साम्राज्य के किस शासक के सिक्कों पर व्याघ्र पराक्रमांक उपाधि अंकित होती थी? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? ठीक है, तो किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त वंश का शासक बना और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? जो व्याघ्र पराक्रमांक है उपाधि अंकित होती थी, ये आपके समुद्रगुप्त, किसके? समुद्रगुप्त के शासनकाल में। आगे बढ़ेंगे फिलहाल इसी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है। कह रहे हैं कि वैदिक काल में अमाजु शब्द प्रयुक्त होता था किसके लिए? अविवाहित रहने वाली स्त्रियों के लिए, परिवार के मुखिया हेतु, विदुषी स्त्रियों हेतु या समिति के सभापति हेतु? ठीक है, हमें बताना है वैदिक काल के बारे में अमाजु शब्द का। ठीक है, अगर बात करें तो वैदिक काल में अमाजु शब्द जो है वो अविवाहित रहने वाली स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होता था। परिवार के मुखिया हेतु कुलप शब्द का प्रयोग किया जाता था, ये प्रयुक्त होता था। समिति के सभापति को, ठीक है, समिति के जो सभापति को ईशान कहा जाता था। तो इस तरीके से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अविवाहित स्त्रियों के लिए, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे महाजनपद का क्वेश्चन है। तो हमें बताना कि वर्तमान स्थिति महाजनपद की कहाँ पर है, और इनमें से भी आपका कह रहे हैं कि जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो अगर बात करें तो अंग कह रहे हैं भागलपुर, छेदी बुंदेलखंड, वत्स प्रयागराज और मत्स्य पटना। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, जो कि वर्तमान में जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। मत्स्य जो कह रहे हैं ये पटना नहीं होगा, बल्कि कहाँ हो जाएगा? तो जयपुर राजस्थान का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कह रहे हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था? अबुल फजल, फैजी, बदायूनी या उतबी? तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है और ये आपके ऑप्शन में आते रहते हैं PYQ में। तो अगर बात करें तो लीलावती का जो फारसी में अनुवाद किया है वो फैजी ने किया है। ठीक है, किसने किया है? फैजी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कह रहे हैं यहाँ पर कि 19 नंबर, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी यात्रा के दौरान अशोक ने वहाँ भूमिकर की दर घटा दी थी? रुम्मिनदेही अभिलेख, सुहगौरा अभिलेख, सारनाथ लघु स्तंभ लेख या निगाली सागर अभिलेख? ठीक है, कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें ये पता चलता है हमको? ठीक है, तो अगर बात करें तो रुम्मिनदेही अभिलेख जो है, रुम्मिनदेही अभिलेख से यह विदित होता है या पता चलता है कि लुम्बिनी यात्रा के अवसर पर जो अशोक हैं थे, तो अशोक ने क्या किया था, वहाँ पर भूमि कर की दर जो थी वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। यह जो स्तंभ लेख है ये बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में होने की सूचना भी देता है। तो क्या हो जाएगा आपका? रुम्मिनदेही अभिलेख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह के रोगियों के मूत्र में निम्नलिखित में से किस अम्ल की अधिकता पाई जाती है? ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटोएसिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या पायरीन? तो जिन्हें मधुमेह यानी शुगर हो जाता है तो उनके मूत्र में किस अम्ल की अधिकता पाई जाती है? ठीक है, ये बताना है। बात करें तो एसिटोएसिक अम्ल जो है एक रंगहीन द्रव है, यह अपघटित होकर एसीटोन व कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। अब मधुमेह के रोगियों के मूत्र में एसिटोइक अम्ल की अधिकता हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, सूची का क्वेश्चन दिया गया है और ये क्या कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं यहाँ पर हमें सूची मिलान करना है और आंसर देना है। ठीक है, ग्लोबल सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम सल्फेट, कास्टिंग सोडा, सोडियम थायोसल्फेट और हाइपो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन्हें हमें मिलान करके बताना कि इसमें से कौन सा कूट बनेगा। जो ये कूट दिया गया है ये हमें बताना कि कौन सा सही सुमेलित है। ग्लोबल सॉल्ट की बात करेंगे तो सोडियम सल्फेट हो जाएगा। जो ग्लोबल सॉल्ट है ये सोडियम सल्फेट यानी 1 और 2 हो जाएगा।
अब A का 2 यहाँ पर 2 जगह दिया गया है, कोई बात नहीं। वॉशिंग सोडा जो हम यूज़ करते हैं सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो A2B1, ठीक है, A2B1। सी ऑप्शन आपका जो दिया गया है वो इसी तरीके से दिया गया, देखो A2 और B1, ठीक है। C4 कास्टिक सोडा जो हो जाएगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और हाइपो जो है आपका हो जाएगा D3, तो हाइपो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल हम। तो कह रहे हैं कालाजार रोग के संबंध में सत्य कथन चुनना है, ठीक है। ये जो कालाजार रोग होता है इसके संबंध में सत्य कथन बताना है। यह जीवाणु से फैलता है, इसकी वाहक बालू मक्खी है। तो दोनों में से क्या ऑप्शन सत्य है वो बताना है, ठीक है। ए सत्य है यानी जीवाणु से फैलता है, या बी सत्य इसकी वाहक मक्खी है। फिलहाल बी आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। जो बी ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। तो कालाजार जो है वो आपका लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है, और इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी है। तो बी ऑप्शन सत्य है, ए आपका असत्य है। ए आपका यहाँ पर फिलहाल सत्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 हमारा जो दिया गया है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एंजाइम जैव उत्प्रेरक, न्यूक्लिक अम्ल, क्रोमेटिन जाल का निर्माण, पोटेशियम शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना, या डी सभी सही सुमेलित है। तो हम 23 नंबर क्वेश्चन पे हमें बताना है कि इसमें से कितने ऑप्शन सही सुमेलित हैं। तो फिलहाल कह रहे हैं कि डी ऑप्शन ही आपका इसका सही आंसर है, यानी कि तीनों ही अपने आप में सही सुमेलित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि सूची का क्वेश्चन फिर दिया है, और सूची को फर्स्ट सूची को सेकंड से हमें मिलान करना है, ठीक है। तो ये पादप रोग हैं और ये पादप हैं। ग्रीन ईयर मूंगफली, टिक्का नींबू, खैरा धान, डाईबैक बाजरा। अब हमें यहाँ मिलान करके कूट से सही आंसर को बताना है। ग्रीन ईयर की बात करें तो बाजरा, जो ग्रीन ईयर पादप रोग है ये किस में होता है? तो ये फिलहाल आपका बाजरा में होता है। टिक्का की बात करें तो टिक्का आपका मूंगफली में होता है। किस में होता है? तो मूंगफली में होता है, ठीक है। तो A4 आपका 2 जगह दिया है, और B1 A4 B1, तो ए ऑप्शन में ये चीज़ दी गई है। ये देखो ए ऑप्शन में A4 B1 C3 D4, ठीक है। और सॉरी D2 का मतलब डाईबैक जो है वो नींबू में होता है, और C3 खैरा रोग है ये आपका किस में होता है? तो ये आपका धान में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर हो गया सही। आगे बढ़ेंगे, फिलहाल देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है 25 नंबर पे देखो आ गए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? तो 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तो संविधान का भाग आपका दिया गया है, आपात उपबंध, इसके बाद संविधान के भाग फिर सामने, उसके बाद में राजभाषा, यानी कि रोमन अंकों में इसके नंबर दिए गए हैं जो भाग हैं फिलहाल। तो हम लोगों को यहाँ पर जो ये संविधान के भाग दिए गए हैं जैसे 18, 17, 15, ठीक है, 16, इसके बाद में हमको मिलान करके बताना कौन सा एक इसमें से सही सुमेलित है। संविधान के भाग अगर हम बात करें यहाँ पर 16 की, जो संविधान का भाग 16 है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो सही सुमेलित है आपका आपात उपबंध, वो आपका ऑप्शन ए सही सुमेलित है, ठीक है। जो इन्होंने पूछा सही सुमेलित है तो वो आपका ए सही सुमेलित है। और 16 में जो है कि राजभाषा इन्होंने दिया है, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। राजभाषा आपकी किस में है? तो राजभाषा आपकी है 17 में, ठीक है। संविधान का जो भाग 17 है उसमें है, और निर्वाचन आपके 15 में दिए गए हैं। तो ये जो नागरिकता यहाँ पर दी गई ये भी गलत सुमेलित है, ये भी गलत सुमेलित है, आपका वहाँ पर ए सही सुमेलित है। कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, समर्थित सूची में, या इनमें से किसी भी सूची में नहीं, ठीक है। तो 3 चीज़ें दी गई, विवाह विच्छेद और गोद लेना। ये किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के तहत विधायी विषयों को 3 विषयों में बांटा गया है। बात करें तो ये आपका सी यानी समर्थित सूची में संबंधित है। समर्थित सूची से संबंधित ये वाले तीनों सब्जेक्ट जो दिए हैं वो समर्थित सूची से संबंधित बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिलहाल 37 नंबर तक हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब हमें 38 से देखना है। तो हमें बताना है 38 में कि जापान के निम्नलिखित द्वीपों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम है। आरोही क्रम में देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपके जो है यूपीएससी में बहुत फेवरेट है, और यूपी पीसीएस में भी इसको आपने 5 से 6 बार देखा ही होगा। और इनको अरेंज करना होता है क्षेत्रफल के हिसाब से, कभी कभी लेफ्ट राइट, कभी दक्षिण से उत्तर की ओर, कभी उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये आपको याद कर लेने चाहिए, सबसे बड़ा कौन सा है, फिर इसके बाद में सबसे छोटा उसमें से कौन सा है, ठीक है। क्या है इसमें?
कि बताना होता है, हमें लगाना होता है नंबर। देखिए, जब हम इन्हें क्षेत्रफल के हिसाब से बताएंगे तो कैसे बताएंगे, क्या बताना होगा वो हमें यहाँ पर देखना है। जैसे ये 4 ऑप्शन दिए, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू, ठीक है। तो उनके क्षेत्रफल के हिसाब से आरोही क्रम से बताना। आरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर, अवरोही का मतलब होता है जो सबसे बड़ा होता है उसको फिर उसके बाद जो बड़ा, फिर ऐसे कर करके सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर सबसे लास्ट में छोटा, है ना। आई थिंक इतना तो याद ही होगा। कभी कभी मुझे ही नहीं है ध्यान रहता, इसलिए मैं आपको भी शेयर कर देती हूँ। तो जो सबसे छोटा है वो आपका क्या है, शिकोकू। कौन सा है, तो शिकोकू। शिकोकू आपको किस में मिल रहा है सबसे छोटा, तो यहाँ पर आपको जो शिकोकू मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, शिकोकू के बाद में आ जाएगा क्यूशु, ठीक है। शिकोकू, फिर क्यूशु, फिर आपको क्या मिलेगा, क्यूशु के बाद में होक्काइडो और फिर होन्शु, यानी सबसे बड़ा जो है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। ये आंसर आपका कहाँ बनना है, तो ये आपका बनना है डी ऑप्शन में, ठीक है। कहाँ बनना है, डी ऑप्शन में। देखो, प्रशांत महासागर में स्थित इस देश में 6852 द्वीप हैं। जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर अवस्थित है, और होन्शु के पूर्वी तट पर कांटो का मैदान कृषि के लिए प्रसिद्ध है। और बीवा जापान की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अगर झील भी आती है तो आपको यहाँ पर बताना है, बीवा जापान की सबसे बड़ी झील है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहे हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। ये देश है और ये इसके अधीन क्षेत्र हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ये क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ज्योग्राफी की अच्छी खासी मात्रा आर में और प्लस PCS में आ रही है, तो आपको उसको भी इतना अच्छे से तैयार कर लेना है कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी बनता है तो आपका जल्दी से, मतलब आप पूरे 100 में 100 तो नहीं होगा, पर कम से कम 90% तो आप कर ही ले जाओ। ये देश है और ये अधीन क्षेत्रफल हैं। बात करें यहाँ पर कह रहे स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, सांता क्रूज, मार्टिनिक और क्रिसमस द्वीप, ठीक है। हमें अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं याद आ रहा तो हमें क्या याद आ रहा है, एक चीज़ तो याद ही आ रही है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आपको पता है कि पड़ता कहाँ पर, उस पर जो अधीन है, यानी किसका इस पर प्रभुत्व है, तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का प्रभुत्व है। किसका प्रभुत्व है, डेनमार्क का। तो डी और 1, अब डी आपका यहाँ पर 2 जगह पे आ रहा है, ये देखो डी ऑप्शन में 2 जगह पे 1 1 आ रहा है, कोई बात नहीं। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो डेनमार्क आपका हो गया ग्रीनलैंड। क्रिसमस द्वीप, क्रिसमस द्वीप आपका कहाँ पड़ता है, तो क्रिसमस द्वीप आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से मिलान करोगे तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया, ये क्रिसमस, तो B4, अब B4 आपको नीचे ही मिल रहा है और D1 आपको नीचे वाले में मिल रहा है, तो आंसर हमारा यहाँ पर निकल आया। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मकर रेखा नहीं गुजरती है। कह रहे मकर रेखा नहीं गुजरती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, ब्राज़ील से, चिली से, अर्जेंटीना से या बोलीविया से, ठीक है। मकर रेखा की बात हो रही है, तो मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। देखो, बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा विश्व के 10 देशों से गुजरती है, 10 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका क्या क्या है, अर्जेंटीना, चिली, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, पराग्वे, बोत्सवाना और मोजाम्बिक। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि किससे नहीं गुजरती ये पूछ रहे हैं, तो बोलीविया से नहीं गुजरती है, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात की अर्जेंटीना से, चिली से, नामीबिया से, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, पराग्वे, बोत्सवाना और मोजाम्बिक से, और जो बोलीविया है यहाँ से आपकी मकर रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित बंदरगाह हैं, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित बंदरगाह डरबन, केप टाउन, अलेक्जेंड्रिया या मुम्बासा। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके भूमध्य सागरीय तट पर कह रहे हैं, तो अफ्रीका को भूमध्य सागरीय तट किधर पड़ेगा, ऊपरी क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय दक्षिणी यूरोप का दक्षिणी सिरा हो जाएगा, और उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया से लगी हुई एक जलराशि है, और ये अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। इसके अफ्रीकी तट पर अलेक्जेंड्रिया जो है वो पोर्ट स्थित है। कौन सा, तो ये आपका अलेक्जेंड्रिया, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ समुच्चय आवश्यक है। निम्न ताप तथा निम्न वर्षा, उच्च ताप तथा मध्यम वर्षा, मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा या उच्च ताप तथा भारी वर्षा, ये इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करें अगर यहाँ पर हम गेहूं की अच्छी फसल के लिए, देखो बात करें गेहूं की अच्छी फसल की बात करें तो मध्यम ताप तथा मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। गेहूं क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से संसार की दूसरी खाद्यान्न फसल है। यह समशीतोष्ण क्षेत्र की फसल है जिसे जाड़े में बोया जाता है, और इसे 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड तापमान की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सूची का ही क्वेश्चन दे दिया गया है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है और हमें बताना है सही आंसर। ये फसलें हैं आपकी और ये इसके क्षेत्र या देश है, ठीक है। रबर आपका कहाँ अच्छी खासी मात्रा में होता है? कहवा, जैतून और गन्ना, ठीक है। अगर आपको कोई फसल नहीं याद आ रही, अगर आपको गन्ना ही याद आ रहा, गन्ना कहाँ होता है, तो गन्ना आपका मॉरिशस में अच्छी खासी मात्रा में होता है, यानी कि D3 आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया। देख लो यहाँ पर ये लाइन से आओगे तो ये D3 आपको कहाँ मिल रहा है? ये लास्ट में ही मिल रहा है ना। तो इस तरीके से जब हम जाएंगे तो आंसर हमारा यहाँ पर निकल आएगा। हालांकि ऐसा अगर एग्ज़ाम में भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में इतना सिंपल क्वेश्चन इतनी जल्दी निकल आए गेस वर्क से ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी आप तैयार रहो हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो जब अगर हम यहाँ गए तो A4 रबर आपका कहाँ होगा? मलेशिया में। और कहवा आपका कहाँ होगा? कोलंबिया में। इसके बाद में C2 जैतून आपका कहाँ है? इटली में। और गन्ना आपका कहाँ है? मॉरिशस में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आंसर पता चल गया। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अभी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं पूछा, ये ध्यान रखना। कोयला क्षेत्र है, ये देश है। डोनेट्स पोलैंड, कुजनेट्स्क रूस, लंकाशायर यूके और सार जर्मनी। यहाँ पर कोई एक चीज़ है जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, या एक जगह है वो सुमेलित नहीं, वो हमें बताना। तो डोनेट्स कोयला क्षेत्र जो है वो यूक्रेन में स्थित है। ये यहाँ पे इन्होंने जो पोलैंड दिया है ये आपका गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका यूक्रेन में, ठीक है। ये हालांकि वैसा पेन नहीं है, मेरी आदत नहीं है इससे लिखने की, मैं फर्स्ट बार ये वाला पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो ये कहाँ पड़ेगा? तो यूक्रेन में पड़ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका ए ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी भैंस की एक प्रजाति नहीं है। यहाँ पर भी पूछ रहे नहीं है, भदावरी, नीली रावी, मेवाती या सुरती, ठीक है। तो अगर बात करें कि कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी एक भैंस की प्रजाति नहीं है, ये कह रहे हैं, ठीक है। भैंस की जो प्रजाति नहीं है, 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, वो आपकी कह रहे हैं कि विश्व में आधे से अधिक भैंसों की किस्में भारत में पाई जाती है। भदावरी, सुरती, महसाणा, जाफराबादी, मुर्रा, नागापुरी, नीली रावी आदि जो भारतीय भैंसों की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो अब इनमें से कौन सी नहीं है? तो जो मेवाती है, ये आपकी सी ऑप्शन, ये कह रहे हैं कि ये इसकी प्रजाति नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं दीपावली घोषणा पत्र के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। यानी असत्य कथन बताने हैं हमें। ये देखिए बोले असत्य कथन बताएं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यह लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किया गया था क्या? दीपावली घोषणा पत्र। सेकेंड, इसका संबंध भारतीय त्योहारों के आयोजनों को कर मुक्त करना था। कर मतलब यही टैक्स हो गया, इससे मुक्त करना था, ये कह रहे हैं। हमें बताना कि इनमें से कितने ऑप्शन आपके सही है। 46 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल सेकेंड आपका सही है, ठीक है। दीपावली घोषणा पत्र जो है वो लॉर्ड इरविन के द्वारा 31 अक्टूबर 1929 को जारी किया गया था। इसका संबंध भारत को डोमिनियन स्टेट्स या स्टेटस कह सकते प्रदान करने से संबंधित था। तो जब इससे संबंधित है तो लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किया गया था, कह रहे हैं 31 अक्टूबर 1929 को जारी किया गया था। और असत्य कथन बताना तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर, सॉरी देखो हमने ध्यान नहीं दिया, असत्य है। असत्य आपका सेकंड है। ये कह रहे हैं कि इसका संबंध भारतीय त्योहारों के आयोजनों को कर मुक्त करना, तो आयोजनों को कर मुक्त नहीं करना है, इसका संबंध भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने से संबंधित है, ठीक है। इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन असत्य है, फर्स्ट आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से ये कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी एक ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, ये स्थापत्य है, ये स्थान है। जहाज महल मांडू, अटाला मस्जिद जौनपुर, जमात ए खाना गुलबर्ग, अक्कूवत उल इस्लाम दिल्ली। यहाँ पर कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? तो हम लोगों ने उस दिन जौनपुर में अटाला मस्जिद देखी थी, वो आपको तो कह रहे थे कि सही सुमेलित है। जमात ए खाना जो है वो गुलबर्ग जो कह रहे हैं जमात ए खाना, ये आपका फ़िलहाल दिल्ली में है। ये जो सेकंड सी ऑप्शन है ये भी आपका दिल्ली में ही स्थित है। जमात ए खाना ये आपकी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये गुलबर्ग में नहीं है बल्कि कहाँ है, तो ये दिल्ली में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा यदि डैश विदेशी शुद्ध कारक आय ऋणात्मक हो, विदेशी शुद्ध कारक आय धनात्मक हो, विदेशी शुद्ध कारक आय घरेलू उत्पाद के बराबर हो, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है। देखो राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा यदि विदेशी शुद्ध कारक आय ऋणात्मक हो। विदेशी शुद्ध कारक आय कह रहे हैं कि ऋणात्मक हो, चूँकि राष्ट्रीय उत्पाद बराबर घरेलू उत्पाद प्लस माइनस विदेशों से शुद्ध कारक आय, तो
तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा यदि विदेशी शुद्ध कारक आय ऋणात्मक हो तब। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी हस्तांतरण की विधियाँ हैं? संयुक्त उद्यम, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग एंड टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर हमें बताना। ये यहाँ पर कह रहे हैं हमें बताना कि यहाँ पर कितने ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताना कि कितने ऑप्शन सत्य है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सत्य है, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन है आपका सत्य, यानी कि उपरोक्त सभी। अब आगे बढ़ेंगे, फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।